यार ये कांग्रेस ने क्या क्या कर रखा है। तुझे पता है अगर कांग्रेस टांग ना अड़ाती तो भारत सालों पहले नक्सल मुक्त हो जाता। हाँ हाँ, गोदी मीडिया हो ना, यही कहोगी हर समय बस कांग्रेस की गलती होती है। प्रूफ के साथ बोला करो। अच्छा ले, ये लो प्रूफ। चलिए आपको भी सुनाते हैं। सलवा जुडूम का नाम सुना है आपने? जानते हैं वह क्या था, कौन इस मूवमेंट में इन्वॉल्व था और कैसे नक्सलियों को बचाने के लिए पूरे इकोसिस्टम ने सलवा जुडूम को डिसमेंटल करने में जोर लगा दिया था। 30 मार्च को लोकसभा में भाजपा सांसद संबित पात्रा ने तय किया अब वो कांग्रेस की पोल खोलेंगे। ऐसी पोल कि आने वाले पोल्स में इनका बोरिया बिस्तर ही सिमट जाएगा। सलवा जुडूम ये नाम आप में से कई जानते ना हो, जिसे सालों से एक स्टेट स्पॉन्सर्ड मिलिशिया का नाम दिया गया। वह असल में एक ट्राइबल अपराइजिंग थी और बस्तर के लोगों के लिए सर्वाइवल का जरिया। 2005 में डॉक्टर रमन सिंह की सरकार के कार्यकाल में बस्तर में शुरुआत हुई सलवा जुडूम यानी शांति मार्च की, जिसकी शुरुआत कांग्रेस लीडर महेंद्र कर्मा ने की थी। यानी सरकार भाजपा की, अपराइजिंग कांग्रेस नेता का सपोर्ट, पूरा गोल नक्सल मुक्त बस्तर। लेकिन दिल्ली को यही बात सबसे ज्यादा खटक गई, क्योंकि बस्तर में पहली बार नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई सिर्फ पुलिस नहीं लड़ रही थी, आदिवासी खुद लड़ रहा था। और वहीं से कहानी पलटनी शुरू हुई। सलवा जुडूम को, जिसे कांग्रेस और अर्बन नक्सलियों ने स्टेट स्पॉन्सर्ड मिलिशिया का टैग लगवाकर डिसबैंड करवा दिया था, असल में वह क्या था? यह कोई रेगुलर फोर्स नहीं थी, कोई आर्मी यूनिट नहीं था। ये एक स्टेट बैक्ड मूवमेंट जरूर था, लेकिन शुरू जमीन से हुआ था। देखिए, बस्तर के गांव में जहां नक्सलियों का पूरा कंट्रोल था, वहीं से लोग निकले। महेंद्र कर्मा ने इसे ऑर्गेनाइज किया और रमन सिंह की सरकार ने इसे सपोर्ट दिया। स्थानीय आदिवासी युवाओं को एसपीओ यानी स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स बनाया गया। ये कोई ट्रेन्ड कमांडोज नहीं थे, ये वही लड़के थे जो उसी जंगल में पले बड़े थे, उसी भाषा को समझते थे, उसी टेरेन को जानते थे। उन्हें बेसिक ट्रेनिंग दी गई, .303 राइफल्स दी गई और उन्हें सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ डिप्लॉय किया गया, गाइड की तरह, स्पॉटर की तरह, और कई बार फ्रंट लाइन में भी। गांव के गांव खाली हुए, लोग कैंप्स में आए, क्योंकि पहली बार उन्हें लगा कि स्टेट उनके साथ खड़ा है। और असर दिखा। जहां पहले नक्सलियों का एक छत्र राज था, वहां रेजिस्टेंस दिखने लगा। मूवमेंट बढ़ा तो टकराव भी बढ़ा, और यहीं से सलवा जुडूम सिर्फ एक मूवमेंट नहीं रहा, ये नक्सलवाद के खिलाफ सीधी चुनौती बन गया। अब जब जमीन पर नक्सलियों को चुनौती मिल रही थी, तो शहर में बैठे अर्बन नक्सली कैसे चुप बैठेंगे? बार बार सलवा जुडूम को कहा गया कि यह ह्यूमन राइट्स वायलेशंस है, स्टेट स्पॉन्सर्ड मिलिशिया है, ट्राइबल को लड़ाई में झोंका जा रहा है। सवाल यह नहीं था कि यह बात सही है या नहीं, सवाल टाइमिंग का था। जैसे ही जमीन पर नक्सलियों को रेजिस्टेंस दिखा, वैसे ही आवाजें बुलंद होने लगी। इसका जिक्र संसद में संबित पात्रा ने भी किया। 2007 में इकोसिस्टम एक्टिव हुआ और सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स नंदिनी सुंदर, रामचंद्र गुहा और ES शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ केस फाइल किया। और 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने सलवा जुडूम को डिसबैंड कर कहा कि एसपीओज हटाओ, हथियार वापस ले लो। तर्क किया गया कि एसपीओज अनट्रेन्ड हैं, सेमी लिटरेट हैं, यह ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। लेकिन यहां एक सीधा सवाल खड़ा होता है, जब सामने AK-47 हो तो क्वालिफिकेशन कौन पूछता है? जंगल में लड़ाई डिग्री से नहीं जीती जाती, जमीन की समझ से जीती जाती है। और जिन लोगों को सेमी लिटरेट कहकर डिसार्म किया गया, वही लोग उस जंगल को सबसे बेहतर समझते थे। संबित पात्रा ने संसद में कहा कि यह सिर्फ एक लीगल जजमेंट नहीं था, यह एक माइंडसेट था जो ग्राउंड रियलिटी से नहीं बल्कि ड्राइंग रूम की सोच से बना था। उन्होंने कोर्ट के फैसले की भाषा पर भी सवाल उठाया। जस्टिस B सुदर्शन रेड्डी ने अपने जजमेंट की शुरुआत एक विदेशी लेखक जोसेफ कॉनरॉड की किताब हार्ट ऑफ डार्कनेस से की। जंगल में लोग मर रहे थे और जजमेंट में रेफरेंस एक अंग्रेजी उपन्यास का। दिल्ली के जजों को बस्तर के आदिवासियों के खून से ज्यादा विदेशी साहित्य की चिंता थी। जज ने तब सरकार की तुलना औपनिवेशिक लुटेरों से कर दी। तो सवाल उठता है, क्या तिरंगा उठाने वाला आदिवासी लुटेरा है और बंदूक उठाने वाला नक्सली क्रांतिकारी? जजमेंट दिया, सलवा जुडूम खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? 2025 में जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो कांग्रेस और इंडी ब्लॉक ने अपना उम्मीदवार किसे बनाया?
जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को। अब इस पर सवाल क्या उठना है ये आप अच्छे से जानते हैं। कभी इलेक्शन कमिश्नर को राज्यसभा का टिकट दे दिया, तो कभी अपने हित में बोलने वाले एक्टिविस्ट जर्नलिस्ट को पद्मश्री पद्म भूषण बांट दिया, तो कभी वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बना दिया। सिस्टम जी सिस्टम। और यहीं से सलवा जुडुम का ढांचा टूटता है, एसपीओज हटते हैं, लोकल रेजिस्टेंस खत्म होता है और ग्राउंड पर एक वैक्यूम बनता है जिसे भरने में नक्सलियों को देर नहीं लगती। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। देखिए, यहीं से एक पैटर्न दिखना शुरू होता है। एक तरफ जंगल में लड़ाई चल रही थी और दूसरी तरफ दिल्ली में एक इकोसिस्टम काम कर रहा था। यही वो समय था जब सोनिया गांधी की एनएसी यानी नेशनल एडवाइजरी काउंसिल पॉलिसी का असली केंद्र बन चुकी थी। संबित पात्रा का आरोप था कि इस इकोसिस्टम के जरिए ऐसे लोगों को सिस्टम में जगह दी जा रही थी जो लगातार स्टेट एक्शन को क्वेश्चन कर रहे थे। इसका प्राइम एग्जाम्पल विनायक सेन, एक ऐसा व्यक्ति जिस पर नक्सलियों से जुड़े होने के आरोप लगे, जिसे लेकर देश भर में विवाद हुआ, उसे प्लानिंग कमीशन की कमेटी में जगह दे दी जाती है। अब देखिए, यह सिर्फ अपॉइंटमेंट नहीं है, ये एक सिग्नल है कि नैरेटिव किसके पक्ष में है, यह ज्यादा मायने रखता है। इसी पैटर्न में एक और नाम आता है, महेश राउत। पुलिस की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में दर्ज था कि वह नक्सल कमांडर नर्मदा अक्का से मिलने गया था, जंगल के अंदर संपर्क बना रहा था। लेकिन उसी समय तत्कालीन केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को पत्र लिखते हैं और उसे डेडिकेटेड यूथ बताते हैं, उसकी रिहाई के लिए दबाव डालते हैं। और यही खत्म नहीं होता, उसे पीएम रूरल डेवलपमेंट फेलोशिप दी जाती है। मतलब जिस व्यक्ति पर सिस्टम के खिलाफ काम करने के आरोप है, वही सिस्टम उसे प्लेटफॉर्म भी दे रहा है। संबित पात्रा ने इसे एक आइसोलेटेड घटना नहीं बताया, बल्कि एक पैटर्न कहा जहां नैरेटिव, लीगल एक्शन और पॉलिटिकल प्रोटेक्शन तीनों एक दिशा में काम कर रहे थे। इसी दौरान आईजी कल्लूरी जैसे ऑफिसर्स बस्तर में ऑपरेशंस चला रहे थे, लेकिन उनके लिए नैरेटिव क्या बना? ह्यूमन राइट्स वायलेटर। और जो लोग उनके खिलाफ रिपोर्ट्स लिख रहे थे, एक्टिविस्ट। बेला भाटिया ने बस्तर में जाकर रिपोर्ट्स लिखी, एलिगेशंस लगाए, लेकिन जब स्थानीय आदिवासी महिलाएं उनके खिलाफ खड़ी हुई, उनके घर के बाहर प्रोटेस्ट हुआ, तो उसे मौत कह दिया गया। लेकिन सवाल वही है, क्या ये वही लोग नहीं थे जो ग्राउंड पर सफर कर चुके थे, जिनके लिए ये लड़ाई रियल थी, थ्योरेटिकल नहीं? यानी पूरी कहानी उलट दी गई। जो ग्राउंड पर लड़ रहा था वो सस्पेक्ट बन गया, जो ग्राउंड को क्वेश्चन कर रहा था वो क्रेडिबल बन गया। और इसी पूरी कहानी के बीच महेंद्र कर्मा, वही नेता जिसने सलवा जुडुम की शुरुआत की थी। कांग्रेस के अपने नेता ने कहा था, मुझे पता है कि मुझे छोड़ा नहीं जाएगा। और 2013 में झीरम घाटी में नक्सलियों ने उनकी हत्या कर दी। सवाल आज भी सरल है, क्या उन्हें सिर्फ नक्सलियों ने मारा या उससे पहले उन्हें अकेला छोड़ दिया गया? एक तरफ महेंद्र कर्मा जैसे लोग थे जो ग्राउंड पर लड़ रहे थे, और दूसरी तरफ एक इकोसिस्टम था जो उसी लड़ाई को लीगल, पॉलिटिकल और नैरेटिव लेवल पर कमजोर कर रहा था। अब इन सबको एक साथ देखिए, जंगल में नक्सली बंदूक से लड़ रहे थे, दिल्ली में नैरेटिव, लॉ और एक्टिविज्म से, और बीच में एक मूवमेंट जिसे धीरे धीरे आइसोलेट किया गया, डिसमेंटल किया गया और डीलेजिटिमाइज किया गया। अगर उस समय सलवा जुडुम को इस तरह खत्म नहीं किया जाता, अगर महेंद्र कर्मा जैसे लोगों को सपोर्ट मिलता, तो क्या भारत सालों पहले नक्सल मुक्त हो सकता था? ऐसे में मन में देखिए एक ही कंक्लूजन आता है, नक्सलवाद सिर्फ जंगल में नहीं बचा था, उसे बचाया गया था। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी ऐसे और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।